बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के पहले चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 से कबल मैंने आपको चंद बातें बतानी है कॉन्टीन्यूस फंक्शन के मुतालिक, उसको भी पहले समझ लें कि कोई भी फंक्शन आपका उस वक्त कॉन्टीन्यूस होगा जब ये तीन बातें वैलिड होंगी। ठीक है, जब ये तीन बातें आपकी वैलिड होंगी उस फंक्शन के ऊपर, तब ही वो फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने एक फंक्शन लिया है और मैं कह रहा हूं कि एट एक्स इज इक्वल टू ए साबित करें कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब करेंगे। कैसे? सबसे पहले देखें, पहला पॉइंट है कि जो आपको पॉइंट दिया होगा ना, फंक्शन में पुट करने से देखें कि क्या फंक्शन आपका डिफाइंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले पहले पॉइंट को देखते हैं कि जो आपको नंबर दिया गया है, जो आपको पॉइंट दिया गया है फंक्शन में, वो पॉइंट पुट करते हैं। तो दिया गया है x इज इक्वल टू ए, तो फंक्शन में x इज इक्वल टू ए करके देखते हैं कि क्या हमारे पास फंक्शन डिफाइंड रहता है कि नहीं रहता। तो देखें क्या फंक्शन डिफाइंड है, तो जी हाँ जी, फंक्शन डिफाइंड है, लिहाजा एफ ऑफ ए हमें एक डिफाइंड आंसर दे रहा है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद देखें, उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है जिसका वैलिड होना लाजमी है, वो है कि आपका जो फंक्शन है उस पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर उस फंक्शन पे बराबर आना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो एक्स अप्रोच क्या कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है ए को लेफ्ट साइड से, एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स है। तो जब इस एक्स के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ए ही आंसर आएगा। यहाँ से पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास क्या आंसर आया है, ए आंसर आया है। अब राइट हैंड लिमिट का आंसर निकालते हैं। फंक्शन वही है कि एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट में ए को अप्रोच करेगा राइट साइड से। तो फंक्शन तो वही है। तो जब इस फंक्शन के ऊपर आप एक्स को अप्रोच करवाएंगे ए तक राइट साइड से, तब भी हमारे पास ए ही आंसर आएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला फंक्शन जो है इस दूसरे पॉइंट को भी वैलिड कर रहा है, इस दूसरे पॉइंट के ऊपर भी मुकम्मल उतर रहा है कि लिमिट भी हमारी इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारे पास वैलिड है कि नहीं है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि लिमिट जब x अप्रोच करेगी a को f ऑफ x, उसका आंसर भी मेरे पास a ही आएगा। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में बताया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो, तो सादी लिमिट जो होगी वो भी हमारे पास वही आंसर देगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आया था और राइट हैंड लिमिट का आया था। अब देखें, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर a आया है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी a आया है, लिहाजा सादी लिमिट का आंसर भी हमारे पास a आएगा। अब इस पॉइंट के मुताबिक देखें, कह रहा है कि सादी लिमिट और फंक्शन में जो हमने उस पॉइंट को अप्लाई करवाया था उसका भी हमारे पास आंसर बराबर आना चाहिए। लिहाजा ये रहा सादी लिमिट का आंसर और ये रहा हमारे पास फंक्शन में ये वैल्यू पुट करवाने का आंसर। तो देखें, उसका भी आंसर ए आया है और इसका भी आंसर ए ही आया है। लिहाजा ये तीनों पॉइंट जो हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस फंक्शन के ऊपर वैलिड है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला जो फंक्शन है हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो आपको जितने भी सवाल दिए गए हैं उनकी हमने कॉन्टिन्यूटी ही डिस्क्राइब करनी है। तो ये तीन पॉइंट अगर वैलिड होंगे तब ही हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर इन तीनों पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट आपका अनवैलिड रह गया, तब भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। लिहाजा कॉन्टिन्यूटी के लिए आपके ये तीनों पॉइंट्स का वैलिड होना लाजमी है। तो अभी तक हमने जितना भी समझा ना कॉन्टिन्यूस फंक्शन के मुतालिक, वो था थ्योरेटिकली। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली देखने से पहले आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी समझ लें कि जब आप ये तीनों पॉइंट उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करवाएं और इनमें से कोई एक पॉइंट आपका अनवैलिड आ जाए, तो लिहाजा वो फंक्शन जिसके ऊपर आपको इन तीनों में से कोई एक पॉइंट अनवैलिड आ रहा होगा, वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ समझ लिया थ्योरेटिकली। अब हम इसको समझते हैं कि ग्राफिकली हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ मेरे पास बगैर टूटे बन रहा हो, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा ग्राफ है, ये इस तरह का कोई मेरे पास ग्राफ बन रहा है और यहाँ पे आके एंड हो गया है। लिहाजा ये देखें, ये जो ग्राफ था
ये यहाँ से शुरू हुआ और बगैर टूटे यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ मेरे पास बगैर टूटे बन रहा हो, उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ठीक है? और अगर आपके सामने इस तरह का कोई ग्राफ आता है ना, तो आप समझ जाएँ कि ये किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा। और इसके मुकाबले में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात करें, तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ मेरे पास टूट-फूट का शिकार हो, यानी यहाँ पे आके टूट गया, आगे वो यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे आके टूट गया, आगे वो यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे आके टूट गया, ठीक है? आगे वो कहीं यहाँ से बन रहा है। तो देखें यहाँ पे यहाँ ब्रेकडाउन आया, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ब्रेकडाउन आया, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ब्रेक आया, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ब्रेक आया। ये फंक्शन आपके पास ब्रेक होके बन रहा है। पहले यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ और फिर यहाँ ब्रेक हुआ। तो ये जो जिस भी फंक्शन का ग्राफ होगा, वो आपका ब्रेक होकर बन रहा है। तो ऐसा ग्राफ जो ब्रेक होकर बन रहा हो, तो उस फंक्शन को जिसका ये ग्राफ बना है, उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ठीक है? तो ये था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का थ्योरेटिकल और ग्राफिकल इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में कहा जा रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स सेट्स। प्रॉब्लम 1 to 7 यानी 1 से लेकर 7 तक आपको जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं, उन तमाम फंक्शंस की आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि कौन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि ये फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 और इसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो जो मैंने आपको शुरू में पॉइंट्स बताए हैं कि उन तीनों पॉइंट्स की मद्देनज़र रखते हुए आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिहाजा सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, उन्हीं तीनों पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने तमाम फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि जो भी आपको फंक्शन दिया होगा ना और उसका जो पॉइंट दिया होगा, तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया होगा उसको आप फंक्शन में पुट करके एफ ऑफ दैट पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आपको पॉइंट दिया गया है x इज इक्वल टू 3, लिहाजा उसको फंक्शन में पुट करके एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालें। तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ 3, यानी जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ पर आप x की वैल्यू 3 पुट कर दें। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, x की जगह 3 पुट कर दिया -3। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 बन जाएगा और एफ ऑफ 3 का आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? एफ ऑफ 3 का आपके पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 का आंसर आपके पास 0 होता है, लिहाजा एफ ऑफ 3 का आपके पास आंसर आ गया 0 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था कि आपने अब जो गिवन फंक्शन होगा उसकी लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि एक्स आपका अप्रोच कर रहा होता है लिमिट को, लिमिट देखें ना आपको पॉइंट दिया गया 3, लिहाजा 3 को एक्स अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद है कि किसी भी पॉइंट को एक्स अप्रोच करे लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमें एक डेफिनेशन के थ्रू बताता है कि जब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स होता है ना, तो ये उस वक्त पॉजिटिव होता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स उस वक्त पॉजिटिव एक्स देता है जब आपका एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स उस वक्त नेगेटिव एक्स वैल्यू देता है जब आपका एक्स 0 से छोटा हो। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 में भी और 1.2 में भी। बहरहाल अभी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 आ रहा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 जो है, ये आपके पास उस वक्त पॉजिटिव एक्स माइनस 3 का फैक्टर देगा जब आपका एक्स 3 से बड़ा या उसके बराबर हो, और उस वक्त नेगेटिव एक्स माइनस 3 फैक्टर देगा जब आपका एक्स 3 से छोटा हो। ठीक है, इसी डेफिनेशन का मद्देनजर रखते हुए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 का फंक्शन बना लिया है। अब देखें, अब आपसे कहा जा रहा है लिमिट में कि एक्स यहाँ पे फर्ज कर लें 3 आ रहा है कि एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि एक्स जो है वो 3 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है। अब देखें इस कंडीशन में एक्स 3 से छोटा कहाँ पर है? यहाँ पर छोटा है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में तो यहाँ पर छोटा है, लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस कंडीशन पर पूरा उतरने के साथ साथ हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन आएगा वो ये वाला फंक्शन होगा।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन आया माइनस एक्स प्लस थ्री, ये मैंने माइनस को अंदर अप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये माइनस एक्स प्लस थ्री फंक्शन आया। अब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ थ्री पुट कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, जीरो आंसर आ रहा है। अब हम ये फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि अब की बारी जो लिमिट है, यानी x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी x 3 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसका मतलब कि x जो है वो 3 से बड़ी वैल्यूज़ दे रहा है। अब देखें इन दोनों फंक्शंस में x किस फैक्टर पे बड़ी वैल्यूज़ दे रहा है 3 से, तो ये देखें यहाँ पर x 3 से बड़ी वैल्यूज़ दे रहा है, लिहाजा राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो फंक्शन आएगा अब वो ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन आया है x माइनस थ्री। अब इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करें, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ थ्री पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यूँ हमारा राइट हैंड लिमिट का भी क्या आंसर आ गया, जीरो आंसर आ गया है। तो अब आप देखें कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो उसका भी आंसर जीरो आया है और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर जीरो आया है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर बिल्कुल सेम आया है, लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं। तो जब मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर हो तो जो सिंपल लिमिट होगी, जब x3 को सिंपल अप्रोच कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स पर, तो उसका भी आंसर हमारे पास वही आएगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का है, यानी जीरो आंसर आएगा, ठीक है। तो यूं आपका एफ ऑफ थ्री, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट, ये सारे का आंसर आपके पास क्या आया है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू थ्री। इस सारे के सारे लिमिट्स का, इन सारे को सारी चीज़ों का आंसर आपके पास ज़ीरो आया है। लिहाजा मैंने आपको कहा था जब ये सारी वैल्यूज़ आपकी सेम आंसर दे रही हों, इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन होगा वो उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होगा। लिहाजा लिख दें गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू थ्री, ठीक है। ये हो गया आपका गिवन फंक्शन कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू थ्री। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये देखें ये आपसे पीस वाइज फंक्शन आपको दिया गया है और इसका पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। और ये आप फंक्शन आपके लिए उस वक्त वैलिड होगा जब आपका एक्स थ्री के बराबर नहीं आ रहा होगा। और दूसरा फंक्शन है इस पीस वाइज फंक्शन का ज़ीरो, और ये आपको उस वक्त आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका एक्स थ्री के बराबर होगा। और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पर। तो देखें किसी भी फंक्शन की क्वांटिटी को चेक करने के लिए मैंने आपको शुरू में 3 पॉइंट्स बताए हैं। उन्हीं तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने हर क्वेश्चन की क्वांटिटी को चेक करना है। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट था वो आपको स्क्रीन पर दोबारा से नज़र आ रहा है कि सबसे पहला पॉइंट आपको जो था वो था कि आपने एफ ऑफ डैट पॉइंट फाइंड करना है, यानी जो आपको पॉइंट दिया होगा ना उसको आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करना है और एफ ऑफ डैट पॉइंट फाइंड करना है। अभी आपको पॉइंट दिया गया है एक्स इज इक्वल टू थ्री, यानी आपने x की जगह f ऑफ x में x की जगह 3 पुट करके f ऑफ 3 फाइंड करना है। तो देखें x की जगह मैंने 3 पुट किया है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 लिया है, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में देखें कि आपके पास x इज इक्वल टू 3 वाली कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन आ रही है। लिहाजा x इज इक्वल टू 3 की कंडीशन जो मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक f ऑफ 3 जो मैं फंक्शन लूँगा वो लूँगा ज़ीरो, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा f ऑफ 3 का जो आंसर आएगा मेरे पास वो होगा ज़ीरो। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरा पॉइंट था कि अब आप लिमिट एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे। लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर चेक करेंगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आती है कि नहीं आती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सबसे पहले फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो एक्स है वो गिवन पॉइंट यानी 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 3 आ रहा है, एक्स आपको 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि एक्स जो है वो 3 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है ना। अब देखें एक्स जो है 3 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो 3 के बराबर नहीं है, उससे छोटी वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। तो 3 के बराबर ना आने वाली कंडीशन आपके पास ये है। लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस
3। ठीक है, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करने से पहले देखें यहाँ पर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, इसको ओपन कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, बिल्कुल इसी तरह। और ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये आपका बिल्कुल इसी तरह साथ आ जाएगा। अब देखें ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर और ये न्यूमरेटर वाला फैक्टर आपके पास कट जाएगा, बाकी आपके पास एक्स प्लस थ्री बचेगा। एक्स प्लस थ्री के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, यानी जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ थ्री पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा थ्री प्लस थ्री। ठीक है, और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, सिक्स आंसर आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आ रहा है सिक्स। तो जो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था और पहले क्वेश्चन से शुरू में भी मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया था, वहाँ पे भी आपने देखा था कि हमारा जो एफ ऑफ डैट पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सादी लिमिट का, यानी तमाम चीज़ों का आंसर आपके पास सेम ही आएगा। यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ थ्री का आंसर आ रहा है 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास आंसर सेम नहीं आ रहे। इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर 6 आ रहा है, लिहाजा एफ ऑफ थ्री लेफ्ट हैंड लिमिट के आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो अगले वाले टर्म्स जो होंगी वो भी आपस में बराबर नहीं होंगी, लिहाजा हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू थ्री, यानी आपका जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल टू थ्री पर डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है और इसका पहला फंक्शन है x माइनस फोर। इसको आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका x माइनस वन से बड़ा या 2 से छोटा या उसके बराबर हो। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। इसको आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका एक्स 2 से बड़ी वैल्यू दे रहा हो या 5 से छोटी वैल्यू दे रहा हो। ठीक है, और आपने इस फंक्शन की भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू टू पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ टू फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ टू का क्या मतलब है कि मैं एक्स की जगह टू लिया, यानी एक्स इज इक्वल टू टू लिया। ठीक है, अब देखें इन दोनों फंक्शंस में, इन दोनों कंडीशंस में एक्स इज इक्वल टू टू कहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। कहा जा रहा है कि एक्स इज इक्वल टू टू भी हो सकता है और एक्स 2 से छोटा भी हो सकता है, यानी बराबर भी आ रहा है और छोटा भी हो सकता है। बहरहाल बराबर वाली कंडीशन को हम फॉलो करते हुए एफ ऑफ टू के लिए ये वाला फंक्शन ले लेंगे, यानी एक्स माइनस फोर। अब देखें एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया, लिहाजा यहाँ भी 2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 माइनस फोर, और यूँ आपके पास एफ ऑफ टू का आंसर आ जाएगा -2। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड करते थे हम, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है कि आपका जो एक्स है वो 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 2 आ रहा है, एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि एक्स जो है वो 2 से छोटी वैल्यूज दे रहा है। अब इस कंडीशन को देखें कि ये कंडीशन यहाँ पे कहाँ पर आ रही है, तो ये देखें यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि एक्स जो है 2 के बराबर भी है और एक्स 2 से छोटा भी है। तो लिहाजा इस कंडीशन पे पूरा उतरते हुए हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स माइनस फोर। ठीक है, ये फंक्शन ले लिया। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 2 माइनस फोर। यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा -2। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट का यहाँ पे देख लें, राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी x 2 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। अब यहाँ पर देखें इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, यहाँ पर x 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो लिहाजा राइट हैंड लिमिट के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स होगा। यूं आपके पास राइट हैंड लिमिट का जो आएगा ना फंक्शन, वो हम लेंगे कि पहले सबसे पहले एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को राइट साइड से, और इसको इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस सिक्स, 4 माइनस सिक्स। यूँ आपका राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आ जाएगा -2। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर -2 आया है, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर -2 आया है। लिहाजा जो सिंपल लिमिट होगी, यानी जब x सिंपली 2 को अप्रोच करेगा f ऑफ x पर, उसका भी आंसर आपके पास -2 ही आएगा। ठीक है, यूं आपका f ऑफ 2 का आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर, ठीक है, और सिंपल लिमिट यानी सादी लिमिट जो ये वाली निकाली है उसका आंसर, ये सारे के सारे आंसर आपके पास
2 के ही बराबर आ रहे हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं एज दीज आर ऑल इक्वल्स टू 2, हेंस दिस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, यानी गिवन फंक्शन हमारा 2 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब अगला क्वेश्चन आपके पास आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये भी पीस वाइज फंक्शन है और इसका जो पहला फंक्शन है आपके पास वो है एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आप उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आपका एक्स 3 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा फंक्शन है 6, ये आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका एक्स 3 के बराबर होगा। लिहाजा आपने इस क्वेश्चन की भी कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ 3 का मतलब है कि यहां पर मैंने x की जगह 3 पुट किया है। अब आप देखें x इज इक्वल टू 3 वाली कौन सी कंडीशन आपके पास है, वो है ये वाली। लिहाजा एफ ऑफ 3 के लिए आप जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो होगा 6। ठीक है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x यहाँ पर फर्ज कर लें यहाँ पर 3 है, कि x आपका 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि x 3 से छोटी वैल्यूज दे रहा है। छोटी वैल्यूज का वही मतलब हुआ कि x 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, लिहाजा बराबर ना आने वाली कंडीशन ये थी और यहां से ये साबित हो रहा है इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 27 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम यहाँ पर ये दो फार्मूलाज अप्लाई करवा सकें। ऊपर आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है और नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। बहरहाल फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिख दिए हैं, अप्लाई आप खुद ही करवा लीजिएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट साइड से। ऊपर आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और नीचे आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, अब आप देखें कि ये कंडीशन और ये कंडीशन आपस में कट गई। बाकी जो बच रहा है उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा, देखें x का स्क्वायर है वहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3x है, x की जगह 3 पुट कर दिया प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर x प्लस 3 है, ये बन जाएगा 3 प्लस 3। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9/2। तो यूं आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर आ गया, 9/2। तो अब आप देखें कि एफ ऑफ 3 का आंसर आपके पास 6 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास 9/2 आ रहा है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, हालांकि अगर बराबर होते तो हम कंटिन्यूटी इसकी शो कर देते, लेकिन बराबर नहीं आ रहे, लिहाजा हम कह देंगे गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है, लिहाजा इसका पहला फंक्शन आपको दिया गया है साइन 1/x और ये आप उस वक्त ले सकते हैं जब आपका x 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा फंक्शन है 2, ये आप उस वक्त ले सकते हैं जब आपका x 0 के बराबर होगा। बहरहाल इसकी भी आपने, इस गिवन फंक्शन की भी आपने कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f ऑफ 0 फाइंड करेंगे, यानी f ऑफ x की जगह, यानी x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0 लिया है। आप देखें इन दोनों कंडीशन में x इज इक्वल टू 0 वाली ये कंडीशन है, लिहाजा इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारे पास f ऑफ 0 इस फंक्शन यानी 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्ज करें यहाँ पे कहीं पे 0 है, x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि x 0 से छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो छोटी वैल्यूज देने का क्या मतलब हुआ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब देखें x इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ये है, लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जो फंक्शन लेंगे वो होगा साइन 1/x, साइन 1/x। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा साइन 1/0 फॉर्म बन जाएगी। इसका आंसर यानी साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था एक्सरसाइज 1.2 में
कि साइन की और कोस की जो रेंज आपके पास होती है ना, साइन की, साइन थीटा की और कोस थीटा की आपके पास जो रेंज होती है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 से 1 तक। ये आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ के आ चुके हुए हैं। तो ये देखें, साइन की और कोस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। लिहाजा आप यहाँ पर भी देखें कि ये आ रहा है साइन इन्फिनिटी। हमें ये नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें इसकी रेंज का पता है कि इस रेंज के अंदर अंदर ही कोई ना कोई आंसर आएगा। तो हम कह देंगे कि इसका जो आंसर होगा वो बिलोंग कर रहा होगा इस रेंज यानी -1 से 1 तक। लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू यानी करेक्ट यानी प्रॉपर वैल्यू हमें नहीं पता होगी कि इसका प्रॉपर वैल्यू का आंसर क्या आएगा। हम सिर्फ यही कहेंगे कि साइन इन्फिनिटी हमें इस रेंज के अंदर अंदर कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, लिहाजा कोई भी वैल्यू दे सकता है तो हम उसको कह देते हैं कि वो जो कोई भी वैल्यू है उसको समथिंग का नाम दे देते हैं। समथिंग का नाम दे दिया, यूं आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है वो निकली है समथिंग। ठीक है, अब आप देखें कि एफ ऑफ 0 का आंसर आपके पास आ रहा है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आ रहा है समथिंग। क्या ये बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका फंक्शन आपके पास डिसकंटीन्यूअस है। गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। इस सिंबल को कहते हैं फॉर ऑल, यानी आपसे कहा जा रहा है कि ये वाला फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के ऊपर है, यानी एक्स की वैल्यू तमाम रियल नंबर में से कुछ भी आप ले सकते हैं। बहरहाल आपसे कहा जा रहा है कि इसकी आप कॉन्टिन्यूटी को चेक करें कि क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम एक वैलिड पॉइंट ले लेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो तमाम रियल नंबर में से कुछ भी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि x जो है वो a है और यहाँ पे कह देते हैं कि a जो है वो रियल नंबर्स में से ही बिलोंग करता है। ठीक है, यानी मैंने एक वैलिड पॉइंट ले लिया ताकि हम इस फंक्शन को इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब कर सकें। बहरहाल ये पॉइंट ले लिया। अब हम सबसे पहले f ऑफ a निकाल लेंगे। f ऑफ a का क्या मतलब है कि x मैंने a के बराबर ले लिया है। अब यहाँ पर तो कोई पीस वाइज फंक्शन नहीं है, लिहाजा जो भी काम करेंगे हम साइन ऑफ x से ही करेंगे। ठीक है, लिहाजा एफ ऑफ ए में साइन का हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो आएगा साइन ऑफ ए। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पर दोबारा वही बात कि ए मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ रहा है और एक्स अप्रोच कर रहा है ए को लेफ्ट साइड से, तो ये इसका मतलब ये बनता है कि एक्स जो है वो ए से छोटी वैल्यूज दे रहा है। अब दोबारा वही बात कि यहाँ पे कोई पीस वाइज फंक्शन नहीं है, लिहाजा एक्स बड़ी वैल्यू दे रहा हो या छोटी वैल्यू दे रहा हो, हम साइन एक्स ही बतौर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, साइन एक्स ही फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी लिमिट अप्लाई करें, जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ ए पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आ जाएगा साइन ए। इसको भी नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x आपका a को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। वही बात, किसी किस्म का पीस वाइज फंक्शन नहीं है, लिहाजा यही हमारे पास बतौर फंक्शन लिया जाएगा साइन x। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहाँ x आ रहा है वहाँ a पुट कर दें तो राइट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आ जाएगा साइन a। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वही आंसर आ रहा है, इसको भी नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। राइट हैंड लिमिट का भी सेम आंसर आ रहा है साइन ए और साइन ए, लिहाजा जो सिंपल लिमिट होगी, यानी जब सिंपल एक्स ए को अप्रोच करेगा एफ ऑफ एक्स पर, तो उसका भी आंसर आपके पास साइन ए ही आएगा। यूं आपके पास आपका जो एफ ऑफ ए है, ठीक है, वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये भी बराबर आई है। राइट हैंड लिमिट है, ये भी यानी बराबर आके सेम आंसर दे रही है। और सादी यानी सिंपल लिमिट जो है, जब एक्स ए को अप्रोच करेगा एफ ऑफ एक्स पर, इन तमाम का आंसर आपके पास सेम आया। और क्या आंसर आया है, साइन ए आंसर आया है। ठीक है, लिहाजा सारे के आंसर आपके पास सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो फंक्शन है वो आपके पास एक्स की तमाम रियल वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें भी ये देखें, ये भी आपको पीस वाइज फंक्शन दिया गया है और इसका पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस ए। ये आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपका एक्स 0 से बड़ा और ए से छोटी वैल्यूज दे रहा होगा। दूसरा इसका फंक्शन है 0, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपका एक्स ए के बराबर होगा। और तीसरा फंक्शन है ए माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपका एक्स ए से बड़ी वैल्यूज़ दे रहा होगा और आपसे कहा जा रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ ए का क्या मतलब है कि मैंने एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ए पुट किया है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए लिया है, तो लिहाजा एक्स इज इक्वल टू ए वाली कंडीशन आपके पास ये है। इसके मुताबिक आपका एफ ऑफ ए जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि एक्स आपका ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर लाइन है, फर्ज कर लें यहाँ पर ए आ रहा है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि एक्स जो है वो ए से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है। तो अब देखें कि कहाँ पर एक्स ए से छोटा है, यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्स ए से छोटा है, लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस ए। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें, जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ ए पुट कर दें, यहाँ पर ए पुट करने से इसका स्क्वायर लिया जा रहा है, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस ए। ये एक ए यहाँ पर एक ए से कट गया, बाकी आपके पास बच गया ए माइनस ए। यूँ आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ए माइनस ए 0 बनता है। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x अब a को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी x a को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी x जो है a से बड़ी वैल्यूज़ दे रहा है। अब देखें, x a से बड़ी वाली कंडीशन यहाँ पर ये है। ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक राइट हैंड लिमिट के लिए आप जो फंक्शन लेंगे वो ये वाला फंक्शन होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा a माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पर आप ये लिमिट अप्लाई करें, जहाँ x आ रहा है वहाँ पर ए पुट कर दें, तो ये यहाँ पर लिखते हैं, तो ये बन जाएगा आपका ए माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की जगह ए पुट कर दें, तो ये आपके पास ए आ जाएगा। अब ये एक नीचे ए है, नीचे यानी एक ए है, ऊपर 2 हैं, तो एक ए कट जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा ए माइनस ए। यूँ आपका राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आ गया 0, क्योंकि ए माइनस ए 0 आंसर आता है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी 0 आंसर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का भी 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि जो सिंपल लिमिट है, यानी जब सिंपल एक्स ए को अप्रोच कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स में, तब भी आपका उसका आंसर भी 0 ही आएगा। यहाँ से देखें, एफ ऑफ ए का आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और सिंपल लिमिट का आंसर, यानी जब एक्स सिंपली ए को अप्रोच कर रहा होगा, तो ये सारे आंसर आपके बिल्कुल सेम आए हैं और किसके बराबर आए हैं, 0 के बराबर आए हैं। इसका मतलब कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक मुकम्मल क्वेश्चंस की समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन को आपने ज़रा गौर से समझना है। इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह कर सकते थे अगर यहाँ पर ब्रैकेट फंक्शन ना होता। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया था, उसमें भी आपसे यही कहा जा रहा था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमने अपने से एक्स इज इक्वल टू ए को लेट किया और कह दिया कि ए जो है वो रियल नंबर्स में से है। इस तरह हम इसको कर सकते थे अगर यहाँ पर हमारा ब्रैकेट फंक्शन नहीं होता। तो बहरहाल अभी यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन आ गया है, तो ब्रैकेट फंक्शन जो होता है ना, वो आपको एक प्रॉपर आंसर दे रहा होता है। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन का आपको मैंने 1.1 में भी बताया है, 1.2 में भी बताया है कि ब्रैकेट फंक्शन आपको प्रॉपर वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है, तो प्रॉपर वैल्यूज़ के लिए अब हम जानते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं ना, रियल नंबर्स हमारे पास 2 किस्म के नंबर्स से मिलकर बनते हैं, एक इंटीजर से, ठीक है, और दूसरा डेसिमल नंबर से।
इंटीजर से क्या मुराद है, -1 1 2 3 -2 -3 फलां 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 आगे आगे करते करते। और डेसिमल से क्या मुराद है, डेसिमल से मुराद है 0.1 -1.1 -1.2 1.2 3.2 फलां फलां करते करते। ठीक है, यानी रियल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स का मजमुआ है। बात समझ लग रही है? अब चूंकि ब्रैकेट फंक्शन जो है हमें एक प्रॉपर आंसर देता है, लिहाजा प्रॉपर आंसर्स के लिए हम इस क्वेश्चन को दो केसेस में कन्वर्ट करेंगे। एक केस हमारा इंटीजर्स के लिहाज से होगा और दूसरा केस हमारा डेसिमल्स के लिहाज से होगा। तो ये देखें मैंने आपके सामने पहला केस लिखा है फॉर डेसिमल्स के लिए। आपकी अपनी मर्जी, आप पहला केस डेसिमल का लेना चाहते हैं वो ले लें या इंटीजर्स का लेना चाहते हैं वो वाला ले लें। बहरहाल मैंने पहला केस क्या लिया है, डेसिमल्स नंबर यानी फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए। डेसिमल नंबर से क्या मुराद है, ये देखें 0.1 है तो इसको फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूँ 1.1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। बात समझ लग गई है? तो अब देखें सबसे पहले ब्रैकेट फंक्शन को आपने इंटीजर्स के लिहाज से तो एक्सरसाइज 1.1 में भी समझा था और 1.2 में भी समझा था, लेकिन डेसिमल्स के लिहाज से नहीं समझा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लें कि ब्रैकेट फंक्शन जब कोई किसी भी डेसिमल नंबर का होना, मिसाल के तौर पर 2.5, ठीक है, तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी डेसिमल नंबर वो हमें क्या आंसर देगा, इस 2.5 से पिछला छोटा इंटीजर। अब इस 2.5 से पिछला छोटा इंटीजर क्या है, वो है 2। ठीक है, तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी इंटीजर हमें जो आंसर देगा वो उसी डेसिमल से पिछला छोटा इंटीजर आंसर देगा। अगर इसी तरह बात कर रहे हैं हम 4.5 की, तो इससे पिछला छोटा इंटीजर क्या है, वो है 4। तो लिहाजा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी डेसिमल हमें उस डेसिमल पॉइंट से पिछला छोटा इंटीजर आंसर देगा। इस बात को आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। बहरहाल अब हम लेट कर लेते हैं फॉर डेसिमल के लिए कि लेट कर लेते हैं कि हमने x को लेट किया है 2.5 के, यानी 2.5 को हमने कहा है कि ये रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा है और x को लेट करके 2.5 ले लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम f ऑफ 2.5 निकालते हैं। f ऑफ 2.5 के लिए तमाम फंक्शन में हम x की जगह 2.5 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ भी 2.5 बन जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करवाएं, वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी थी कि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी डेसिमल ये हमें क्या आंसर देगा, इस डेसिमल से पिछला छोटा इंटीजर। इस डेसिमल से पिछले तो कई इंटीजर्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर मैं पिछले छोटे इंटीजर की बात कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ लग जाए कि इससे पिछला पहला छोटा इंटीजर जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो इससे पहला छोटा इंटीजर क्या है, वो है 2। ठीक है, बात समझ लगी है? अब देखें इसी तरह 3.5 जो है, इससे पहले भी कई इंटीजर आ रहे हैं लेकिन इससे पिछला पहला इंटीजर जो होगा वो होगा 3। लिहाजा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी डेसिमल हमें क्या आंसर देगा, उससे पिछला पहला वाला छोटा इंटीजर आंसर दे रहा होगा। अब यहाँ पर 2.5 है, 2.5 से पिछला पहला छोटा इंटीजर क्या होगा, वो होगा 2। लिहाजा ये वाला 2.5 से इसी तरह ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2.5 का आंसर मेरे पास आ जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास f ऑफ 2.5 का आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब ये आपके पास f ऑफ 2.5 आ गया, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x आपका 2.5 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। अब इसका मतलब क्या है, फंक्शन तो आपके पास यही है, लिहाजा यही फंक्शन लेंगे। तो इस फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें। पहले फंक्शन लिख लें यहाँ पे x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो ये आपके पास x की जगह 2.5 आ गया, माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ, इसमें भी x की जगह 2.5 आ गया। वही बात कि 2.5 से पिछला पहला छोटा इंटीजर क्या है, वो है 2। लिहाजा ये हमें आंसर देगा -2। यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर आ जाएगा, 0.5 ही आंसर आएगा। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो देखें फंक्शन तो चूंकि पीस वाइज फंक्शन नहीं है, लिहाजा राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट हो, हमारे पास यही वाला फंक्शन बतौर फंक्शन लिया जाएगा। तो यह है आपके पास x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x की जगह 2.5 माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x की जगह 2.5। अब देखें दोबारा से वही बात, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी डेसिमल हमें क्या आंसर देगा, इस डेसिमल से पिछला पहला इंटीजर वो होगा 2.5 माइनस 2। यूं आपका राइट हैंड लिमिट का भी क्या आंसर आ गया, 0.5। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0.5 आया है, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 0.5 आया है। यूं जो सादी लिमिट होगी, यानी जब x सादे तौर पर सिंपली
2.5 को अप्रोच कर रहा होगा तो उसका भी आंसर मेरे पास 0.5 ही आएगा। तो अब आप देखें कि f ऑफ 2.5 इसका भी आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर राइट हैंड लिमिट के बराबर आया है और इसका आंसर भी इस सादे लिमिट के बराबर आया है और ये सारे के सारे आंसर आपके पास 0.5 के ही बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी डेसिमल केस। ठीक है, अब आपके पास है इस क्वेश्चन का केस टू को मैंने लिया है इंटीजर्स का। आपको अच्छी तरह याद है पिछला केस जो था वो था डेसिमल्स का। ठीक है, बहरहाल ये जो मैंने बात लिखी है ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताई थी, तो बहरहाल इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी डेसिमल, तो आपने समझ लिया कि ब्रैकेट फंक्शन किसी भी जब हम डेसिमल का लेंगे ना तो वो हमें क्या आंसर देगा, इस डेसिमल से पिछला पहला इंटीजर, यानी इससे पिछला पहला इंटीजर क्या है वो है 2, ये आंसर देगा। लेकिन जब ब्रैकेट फंक्शन किसी भी इंटीजर का आएगा ना, मिसाल के तौर पर 2 इसका ब्रैकेट फंक्शन, तो ये मेरे पास यही इंटीजर आंसर में दे देगा। ठीक है, यानी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी 2 वो 2 आंसर आ गया, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी 3 तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन जब बात होगी लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की तब आपके पास हूबहू सेम आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, तब आपके पास इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आंसर निकाला जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल यही मैंने अभी आपको बताना था। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि x जो है वो मेरे पास 5 है, यानी मैंने 5 बतौर इंटीजर लेट कर लिया है और हम कह देते हैं कि 5 जो है वो रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले f ऑफ 5 निकालेंगे। तो f ऑफ 5 का मतलब है कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ 5 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5। तो ये मेरे पास क्या आंसर देगा, देखें अभी मैंने आपको कहा है कि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एनी इंटीजर वो मेरे पास वही आंसर देगा जो इंटीजर लिखा होगा, यानी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5 का आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको कहा है कि ये उस वक्त आपको 5 बतौर आंसर नहीं देगा जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की बात हो रही होगी। ठीक है, अभी यहाँ दूर दूर तक लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नहीं है, लिहाजा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5 मुझे 5 ही आंसर दे देगा। तो ये मेरे पास आएगा 5 माइनस 5, यूँ मेरे पास f ऑफ 5 का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमारी बारी आई है लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी ये आपके पास फर्ज कर लें यहाँ पे कहीं पे 5 आ रहा है और x 5 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि x जो है वो 5 से छोटी वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, तो अब आप जो ब्रैकेट फंक्शन तो आप यही लेंगे, यानी x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x यही लेंगे। लेकिन अब की बारी जब आप इस पे x की जगह 5 पुट करेंगे तो अब आपको 5 आंसर नहीं देगा। ये अब क्या आंसर देगा, अब आप यहां से देखेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा। उसके लिए मैंने आपको पिछली भी एक्सरसाइज में बताया था कि ब्रैकेट फंक्शन जो होता है ना, अगर उसका इंटरवल में देखा जाए तो ये जो है एक तरफ से क्लोज्ड इंटरवल होता है और दूसरी तरफ से ओपन होता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो पॉइंट क्लोज्ड की तरफ होगा ना वही हमारा ब्रैकेट फंक्शन का आंसर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस पहले इंटरवल की बात करते हैं, ये जो 3 है ना ये क्लोज्ड की तरफ है और 4 जो है वो ओपन की तरफ है। लिहाजा अगर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ किसी भी नंबर की बात करी जाएगी ना जो इस इंटरवल में से आएगा तो उसका आंसर मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, बहरहाल दूसरे वाले इंटरवल को भी देखें। दूसरा वाला इंटरवल जो है वो है 4 और 5, लिहाजा 4 जो है वो क्लोज्ड इंटरवल की तरफ है और 5 जो है वो ओपन की तरफ है। लिहाजा इस इंटरवल में से जो भी हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन बन रहा होगा ना उसका आंसर मेरे पास 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि 4 जो है हमारे पास वो क्लोज्ड इंटरवल की तरफ है। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें कहा जा रहा है कि ये आपके पास फर्ज करें ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 5 है कि x 5 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी x 5 से छोटा है। अब देखें ये वाली कंडीशन आपके पास किस इंटरवल में बन रही है, तो ये वाली कंडीशन आपके पास इस इंटरवल में बन रही है। ठीक है ना, यानी x जो है 5 से छोटा है। लिहाजा इस कंडीशन के लिए आपके पास ये इंटरवल है और इस इंटरवल में जो एंड पॉइंट जो क्लोज्ड एंड पॉइंट है वो है 4। लिहाजा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5 जो है वो मेरे पास 4 आंसर देगा। दोबारा इस पॉइंट को समझ लें कि x जो है ना वो 5 से छोटा है। ठीक है, तो अब देखें इस इंटरवल में ये जो मैंने इंटरवल लिखे हैं 4, इन इंटरवल्स में x 5 से छोटा वो ये वाली कंडीशन दे रहा है।
ठीक है। अब इस कंडीशन में देखें कि आपके पास 5 जो है वो ओपन इंटरवल पे है और 4 जो है वो क्लोज इंटरवल पे है, लिहाजा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5 चूंकि इस कंडीशन के तहत वो उस इंटरवल में है, लिहाजा 4 जो है वो क्लोज इंटरवल की तरफ है, लिहाजा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5 का मेरे पास इस कंडीशन के तहत 4 आंसर आएगा। बात समझ लग गई है। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5। तो ब्रैकेट फंक्शन आपके पास इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर देगा 4। यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर आ जाएगा? आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब आप देखें कि जो आपके पास एफ ऑफ 5 था उसका आंसर आ रहा है आपके पास 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आ रहा है 1। ये दोनों आंसर आपके पास इक्वल नहीं आ रहे, लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एनी इंटीजर। ठीक है, यानी केस नंबर 1 के मुताबिक देखें कि ये वाला जो फंक्शन था वो डेसिमल्स के लिए कॉन्टिन्यूस था, लेकिन केस 2 चूंकि हमारे पास बराबर नहीं आ रहा, यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है रियल नंबर्स में से डेसिमल के लिए कॉन्टिन्यूस है और इंटीजर्स के लिए डिसकॉन्टिन्यूस है। तो बुक के पीछे भी आपके पास यही लाइन लिखी हुई है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी जब x आपके इंटीजर्स होंगे उसके लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी तमाम के तमाम क्या बचते हैं? इंटीजर्स को अगर निकाल लिया जाए रियल नंबर में से तो आपके पास डेसिमल नंबर्स बचते हैं। तो लिहाजा डेसिमल नंबर्स के लिए ये वाला फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा और डेसिमल के बगैर जो इंटीजर्स आते हैं उनके लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बहरहाल ये सारा का क्वेश्चन जो था वो बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों को पॉइंट समझ नहीं आता वो यही वाला पॉइंट समझ नहीं आता कि हमने इस ब्रैकेट फंक्शन 5 को 4 क्यों लिखा है। तो अगर आपको ये पॉइंट यहाँ से समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे से करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ लग जाएगा। बहरहाल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कहा जा रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। यानी आपने इस गिवन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्क्राइब करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले f ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 1 का मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा x की जगह 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की जगह 1। अब देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी कॉन्स्टेंट आपके पास वही कांस्टेंट आंसर देगा और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर आपके पास पॉजिटिव आंसर दे देगा। यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू -3 को +3 कर देगा। बहरहाल यहाँ पे 1 प्लस का आ रहा है तो ये आपके पास 1 ही आंसर देगा। तो ये आपके पास f ऑफ 1 का आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। इसको नाम देने इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। फंक्शन आपके पास चूंकि पीस वाइज नहीं है तो यही वाला फंक्शन होगा x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1। इसका भी आंसर 1 माइनस 1। यूं लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x आपका 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से और फंक्शन आपके पास क्योंकि पीस वाइज नहीं है तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ यही वाला फंक्शन होगा x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें, ये बन जाएगा 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1। तो इसका भी यही फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस 1। यूं राइट हैंड लिमिट का भी आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0। तो उसके बाद देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आपके पास सेम आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो आपके पास सिंपल लिमिट होगी जिसमें x आपका सिंपली 1 को अप्रोच करेगा f ऑफ x में, उसका भी आंसर आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, यहां से हमने ये साबित कर दिया कि f ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करवाई है सिंपली लिमिट, उन तमाम के आंसर आपके पास क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। और किसके बराबर आ रहे हैं? 0 के बराबर आ रहे हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यानी गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है शो दैट, और फंक्शन आपको दिया गया है एक्स व्हेन एक्स इज इर्रेशनल नंबर। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्यू के ऊपर जब डैश हो वो इर्रेशनल नंबर को शो करता है। और दूसरा फंक्शन है 1 माइनस एक्स, ये आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन एक्स इज रैशनल नंबर, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहरहाल आपसे कहा जा रहा है कि आपने अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब नहीं करना, आपने प्रूव करना है, शो करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 1/2 फाइंड करते हैं। अब देखें 1/2 आपके पास क्या है, 1/2 आपके पास एक रैशनल नंबर है, लिहाजा रैशनल नंबर के लिए आपके पास जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो होगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो कह रहा है कि एक्स जब आपका रैशनल नंबर होगा तब आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा एफ ऑफ 1/2 के लिए हम 1 माइनस एक्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह 1/2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2 ही आंसर आएगा। यूँ आपका एफ ऑफ 1/2 का आंसर आ जाएगा 1/2 ही आंसर आएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करें, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है आपका अप्रोच कर रहा है 1/2 को लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पर चंद बातें समझें जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए अहम है। वो ये है कि जब आपके पास कोई रैशनल नंबर होगा ना, चलें इस तरह समझ लें कि जब आपके पास दो रैशनल नंबर्स होंगे ना तो उनके दरमियान इर्रेशनल नंबर्स लाजमी आएंगे। ठीक है, इसी तरह ये रैशनल है तो उसके बाद इर्रेशनल होगा, फिर रैशनल आ जाएगा, फिर ये रैशनल आ गया, फिर एक इर्रेशनल आएगा इनके दरमियान, फिर रैशनल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि रैशनल नंबर के बाद एक इर्रेशनल नंबर आएगा, फिर ही आपके पास दोबारा से रैशनल नंबर जाएगा, फिर इर्रेशनल नंबर आएगा, फिर रैशनल आ जाएगा, फिर इर्रेशनल नंबर आएगा और फिर रैशनल नंबर आ जाएगा। तो बहरहाल ये पॉइंट आप समझ लें, जहन में रख लें। अब यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास 1/2 है और x अप्रोच कर रहा है 1/2 को लेफ्ट साइड से। अब देखें 1/2 मैंने आपको अभी बताया था कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, लिहाजा जब x 1/2 को अप्रोच करेगा इसका मतलब है कि इंतहाई ज़्यादा अप्रोचमेंट वाली जो वैल्यू होगी वो रैशनल नंबर से पहले एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें रैशनल नंबर से पहले एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो जब x 1/2 को इंतहाई ज़्यादा अप्रोच कर रहा होगा इसका मतलब कि जो इस रैशनल नंबर से पहली वाली जहाँ पे इंतहाई ज़्यादा अप्रोचमेंट हो रही है वो कोई ना कोई इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो है x, लिहाजा x के ऊपर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई करवाएंगे। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1/2 पुट कर दें, यूँ आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा 1/2। यही काम आपका राइट हैंड लिमिट में होगा कि अब आपकी राइट हैंड लिमिट में x जो है वो 1/2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। अब देखें ये आपके पास 1/2 जो है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर से अगला नंबर जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो जो x है वो 1/2 के ऊपर मुकम्मल तो नहीं ना आ रहा, इससे इंतहाई ज़्यादा करीब अप्रोचमेंट कर रहा है। तो इंतहाई ज़्यादा करीब अप्रोचमेंट वाला जो नंबर होगा वो लाजमी सी बात है एक इर्रेशनल नंबर होगा। और इर्रेशनल नंबर के लिए आपको जो कंडीशन दी गई है वो ये है, और इस कंडीशन के मुताबिक आपके पास जो फंक्शन होगा वो राइट हैंड लिमिट के लिए भी x ही इस्तेमाल होगा। यूँ आपके पास राइट हैंड लिमिट जो होगी उसमें x जो है वो 1/2 को अप्रोच करेगा राइट साइड से, और फंक्शन क्योंकि हमारे पास x आ रहा है तो फंक्शन हमारे पास x होगा, इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर दें तो यूँ आपके पास राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आ जाएगा 1/2। अब आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर आया 1/2, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आया 1/2, तो हम कह सकते हैं एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो सिंपल लिमिट जो होगी जब x 1/2 को ही सिंपल अप्रोच कर रहा होगा उसका भी आंसर मेरे पास 1/2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से साबित हो गया कि f ऑफ 1/2 का आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, आगे राइट हैंड लिमिट का आंसर और आगे सिंपल लिमिट का आंसर, ये सारे के सारे आंसर इक्वल आ रहे हैं। और किसके इक्वल आ रहे हैं, 1/2 के इक्वल आ रहे हैं। हेंस इट्स शो डैट, तो ये मैंने लिख दिया है, इट्स शो डैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है शो डैट द फंक्शन, अच्छा ये जो इंटरवल आपको दिया गया है ये 0 से ओपन है और 1 से क्लोज्ड है,
और आगे कहा जा रहा है डिफाइंड बाय, फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और आपसे कह रहा है कि इज कॉन्टिन्यूस ऑन इन दिस इंटरवल, यानी 0 से ओपन और 1 से क्लोज्ड, और कह रहा है कि इज फंक्शन इज बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल एक्सप्लेन। बहरहाल आपसे कहा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा था कि इसको शो करें, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 11 में भी कहा जा रहा है कि दिस इंटरवल, इसको शो करें क्या ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। बहरहाल इस इंटरवल को थोड़ा बहुत समझ लें। ये जो इंटरवल है ना, ये 0 से ओपन और 1 से क्लोज्ड है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 से ओपन और 1 से क्लोज्ड। ठीक है, तो बहरहाल हम इसको कैसे करेंगे कि यहाँ से आपके पास 0 से ओपन है और 1 से क्लोज्ड है, लिहाजा इसको हम लेट कर लेते हैं कि इसके अंदर से कोई नंबर है जो कि t है। यानी मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और 0 तो शामिल नहीं है, लिहाजा 0 से आगे 1 तक सारे के सारे नंबर शामिल हैं। तो लेट कर लेते हैं कि t जो है वो फ़र्ज़ कर लें यहाँ से हमने कोई नंबर लिया है, जो t है वो बिलोंग कर रहा है दिस इंटरवल 0 से 1 तक। ठीक है, क्योंकि हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, उसी पॉइंट को हम पुट करेंगे फंक्शन में, तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो पॉइंट मैंने t को लेट कर लिया है, और आगे कह भी दिया है कि t जो है वो इस इंटरवल में से ही कोई ना कोई नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से x जो आ गया हमारे पास, वो आ गया t। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब आप सबसे पहले एफ ऑफ टी फाइंड करें। एफ ऑफ टी का मतलब है कि जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स आ रहा है वहाँ पे टी पुट कर दें। तो ये आपके पास देखें, यहाँ पर एक्स आ रहा है, ये आपके पास बन जाएगा 1/t। लिहाजा एफ ऑफ टी का आपके पास आंसर आ गया 1/t। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि एक्स जो है वो टी को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। यूँ फंक्शन में आपके पास यही रहेगा, क्योंकि कोई पीस वाइज फंक्शन नहीं है, लिहाजा यही फंक्शन रहेगा। इस फंक्शन में भी जहां x आ रहा है वहां t पुट कर दें, ये सॉरी t था, जहां x आ रहा है वहां t पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/t। यूं लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/t ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है वो t को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो फंक्शन चूंकि आपके पास कोई पीस वाइज नहीं दिया गया, लिहाजा यही बतौर फंक्शन हमारे पास आएगा 1/x। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ t पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/t। तो राइट हैंड लिमिट का भी आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/t ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 1/t आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 1/t आ रहा है। तो जो सादी लिमिट होगी, यानी जब x सिंपली t को अप्रोच करेगा f ऑफ x में, तो उसका आंसर भी हमारे पास 1/t ही आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f ऑफ t इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू सिंपल लिमिट। और ये सारे के सारे आंसर हमारे पास 1/t के बराबर आ रहे हैं। हेंस इट्स शो डैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, हमने साबित कर दिया है कि फंक्शन जो है इस इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाने से उसमें पुट करने से फंक्शन में वो मेरे पास कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 की भी समझ लगी चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। पहला फंक्शन है कोस 1/x, और ये आपके पास उस वक्त वैलिड होगा जब आपका x 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा फंक्शन है 0, और ये आपके पास उस वक्त वैलिड होगा जब आपका फंक्शन यानी x जो है वो 0 के बराबर होगा। और आगे आपसे कहा जा रहा है कि इज एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी आपने बताना है कि क्या x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम f ऑफ 0 फाइंड करेंगे, क्योंकि 0 हमारे पास x के बराबर है। तो f ऑफ 0 के लिए देखें कि x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, यानी x इज इक्वल टू 0 लिया। अब इन कंडीशंस में से देखें कि x इज इक्वल टू 0 वाली कौन सी कंडीशन है, वो ये वाली कंडीशन है। लिहाजा f ऑफ 0 के लिए मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो 0 ही आएगा। ये आपके पास आ गया f ऑफ 0 का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ये देखें, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 0 है, x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि x जो है वो 0 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है। अब छोटी वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि x जो है 0 की छोटी वैल्यूज़ दे रहा है, लिहाजा बराबर नहीं आ रहा। छोटी वैल्यूज़ है, बराबर नहीं आ रहा 0 के। तो अब देखें, बराबर ना आने वाली कंडीशन कौन सी है, वो ये वाली है। लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस कंडीशन के तहत हम cos 1/x बतौर फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, जहां x आ रहा है वहां 0 पुट कर दें, ये बन जाएगा cos 1/0 वाली कंडीशन। तो दोबारा से वही चीज़ बन गई जो हमने पीछे साइन के लिहाज से की थी। मैंने आपको पीछे भी बताया था पिछली वीडियो में, बल्कि इसी वीडियो के पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि साइन की और कोज की हम जो रेंज बढ़ के आ चुके हुए हैं वो है -1 से 1। ठीक है, तो लिहाजा ये कोज इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा वो इस रेंज यानी क्लोज इंटरवल ऑफ -1 से 1 के दरमियान ही आएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो इस रेंज के अंदर अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर आ गया, वो आ गया कुछ भी। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहते हैं कि एज एफ ऑफ 0 उसका आंसर आ रहा है 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का कुछ भी आंसर आ रहा है, लेकिन हमें प्रॉपर नहीं पता किया है, लेकिन वो एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें कि एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस दिस गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक तमाम क्वेश्चंस की समझ लग चुकी होगी। तो यहाँ पे हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी किस्म की किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट की समझ ना लगी हो तो कमेंट्स के ज़रिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर शो होते हुए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे रब्ता करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि मुकम्मल समझने के लिए और एक एक क्वेश्चन को हल करके समझाता हूँ मैं आपको, ज़ाहिर सी बात है आपको कोई भी दूसरा यूट्यूब चैनल एक एक क्वेश्चन नहीं करवाएगा। लिहाजा एक एक क्वेश्चन को मुकम्मल सिरे से समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँचती जाएँ। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।